में स्टडी किया था कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अगर किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कोडिंग, कोई भी इंग्लिश अक्षर लेकर उसकी कोडिंग इंग्लिश के अक्षरों में ही या इंग्लिश अक्षर की कोडिंग नंबरिंग के फॉर्म पर की हो तो हम किस तरह से करते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कंपैरिजन कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो कंपैरिजन कोडिंग का मैंने एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल के बेसिस पर ही हम इसे समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है कोल्ड वेदर हियर, 3 5 6 का अर्थ है हॉट कोल्ड डे तथा 5 8 9 का अर्थ है डे एंड नाइट, तो इस आधार पर हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। तो इस तरह को कहते हैं कंपैरिजन कोडिंग, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे वाक्य की कोडिंग इस अंक के बेसिस पर की गई है। तो हमें वाक्य और अंक का कंपेयर करना है और उसके बेसिस पर हमें आंसर देना है। तो जो जो गिवन है उसे लिखते हैं। हमें दिया हुआ है कोल्ड वेदर हियर, इसका मतलब है कि कोल्ड 1 होगा, वेदर 2 होगा और हियर की कोडिंग 3 होगी। तो ये हमें मिल गया। फिर हमें दिया हुआ है हॉट कोल्ड डे, हॉट कोल्ड डे। तो यहाँ से 3 5 6 से हमने लिख लिया कि हॉट 3 है, ये 5 है और डे 6 है। फिर हमें दिया हुआ है डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। ओके, अब देखिए डे की वैल्यू क्या है। डे की वैल्यू हमने मान ली 5 8 9 है, तो डे हो गया 5, एंड हो गया 8 और नाइट हो गया 9। अब हमने ऐसा समझ लिया, जो अंक दिए थे उसको वाक्य के बेसिस पर लिख लिए। पर आप ध्यान दीजिए कि जब भी हम तुलनात्मक कोडिंग या कंपैरिजन कोडिंग कहते हैं तो उस कंडीशन पर वैल्यूज सेम होनी चाहिए। जैसे कोल्ड यहाँ भी है और कोल्ड यहाँ भी है, तो इन दोनों के अंक एक समान होने चाहिए। पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके अंक डिफ़र कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस 1 2 3 और 3 5 6 में कौन सा अंक समान है। तो ये 3 समान है दोनों में। इसका मतलब क्या है कि कोल्ड की कोडिंग क्या होगी 3, तो क्योंकि ये 3 यहाँ भी आएगा और ये 3 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये 1 है। इसका मतलब कि कोल्ड की वैल्यू क्या है 3, कोल्ड की वैल्यू 3। ठीक है, जो इस आधार पर 1 2 3 दे दिया है, इसका मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ऐसा नहीं होता। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए कोई और चीज़ एक समान है क्या, तो यहाँ से डे एक समान है। ओके, अब यहाँ पर डे की वैल्यू है 6, यहाँ पर डे की वैल्यू हमने लिखी है 5 और इसमें 6 नहीं है पर इसमें 5 है। इसका क्या मतलब है कि डे की वैल्यू होगी 5, जिसके कारण डे यहाँ भी 5 है और डे यहाँ भी 5 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। तो हमने निकाल लिया कि कोल्ड यहाँ और यहाँ से कोल्ड की वैल्यू 3 है, डे की वैल्यू 5 है। इसका मतलब हॉट की वैल्यू क्या आ गई 6, और 6 हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमें अपना आंसर देना है। इसलिए इस तरह के कोडिंग को कंपैरिजन टाइप ऑफ कोडिंग या तुलनात्मक कोडिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें मिल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड का अर्थ है टा का दा एंड मोर देन दैट को सा का पा कहा जाता है, तो उसी भाषा में इस आधार पर दैट शब्द का कूट शब्द क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, नो मोर फूड। नो मोर फूड के लिए दिया हुआ है टा का दा। ओके, और हमें दिया हुआ है मोर देन दैट। मोर देन दैट के लिए दिया हुआ है सा का पा। अब हमें दैट का पूछा गया है, तो अगर हम इसमें देखें तो दैट का हमें पा मिल रहा है, पर पा में ऑप्शन में नहीं है। पर उसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों में कोई एक समान चीज़ें हैं तो आप उसको
मिला लीजिए। तो यहाँ पर मोर दोनों में है। ओके, अब मोर अगर दोनों में है इसका मतलब कि दोनों का कूट एक होना चाहिए। अब दोनों में कौन सा वर्ड एक समान है? यहाँ पर सा नहीं है, यहाँ पर पा नहीं है, मतलब का ऐसा है जो दोनों में है। इसका मतलब कि मोर के लिए क्या हो जाएगा? का। ओके, अब मोर में दोनों में का आ गया, बचा क्या? टा, दा, सा और पा। अब हमें पूछा गया है कि दैट के लिए कूट शब्द क्या होगा? तो दैट तो इसमें नहीं है, दैट इसमें है, मतलब या सा हो सकता है या पा। हमें नहीं पता कि ये यहाँ पे आएगा या ये हो सकता है ये पा हो ये सा हो। इसका मतलब कि दैट की वैल्यू पा भी हो सकती है और सा भी हो सकती है। अगर कोई थर्ड वर्ड दिया होता तो उससे हमें पता चल जाता। इस जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सा या पा, ये भी करेक्ट होगा। अगर हमें देन या दैट कुछ भी पूछा हो तो उसका आंसर यही होगा, सा या पा, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसे इस तरह से करेंगे। इसके बाद इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पर मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओका पेरू से तात्पर्य फाइन क्लोथ, मेटालिसा से तात्पर्य क्लियर वेदर तथा डोनालिसा पेरू से तात्पर्य क्लियर वेदर, फाइन क्लियर वेदर है, तो उस भाषा में किस शब्द का अर्थ वेदर होगा? और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फिर से डिकोड करिए। हमें क्या दिया हुआ है? ओका पेरू, और इसका मतलब दिया हुआ है फाइन क्लोथ। ठीक है, मतलब फाइन का मतलब ओका हो सकता है या फाइन का मतलब पेरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अभी हम नहीं कह सकते कि फाइन ओका होगा और क्लोथ पेरू होगा। हो सकता है कि फाइन का मतलब पेरू हो और क्लोथ का मतलब ओका हो। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है? मेटा लीसा। तो मेटा हमने मान लिया कि क्लियर है और लीसा का मतलब है वेदर। अभी हमें ये कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। फिर है दोना लीसा पेरू, और दोना लीसा पेरू हमें दिया हुआ है फाइन क्लियर वेदर। अब मिलाते जाते हैं कि कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और उसके बेसिस पर इनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ओका देखिए, ओका कहीं पर नहीं है। फिर पेरू देखते हैं, पेरू यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब देखिए फाइन क्लोथ, और यहाँ पर कौन सा वर्ड एक समान है? तो यहाँ भी फाइन, यहाँ भी फाइन। इसका मतलब कि पेरू भी एक समान है और फाइन भी एक समान है। इसका मतलब क्या होगा कि पेरू का मतलब क्या हो गया? फाइन, और ओका का मतलब क्या हो गया? क्लोथ। ओके, अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा सिमिलरिटीज़ है। मेटा इसमें नहीं है, लीसा इसमें भी है, तो यहाँ भी लीसा मिल गया और यहाँ भी लीसा हमें मिल गया। अब देखिए दोनों में क्या एक समान है। तो यहाँ से हमने देखा कि वेदर यहाँ पर भी है और वेदर यहाँ पर भी है, पर क्लियर भी यहाँ पर है और क्लियर भी यहाँ पर है। अब इसका वाटर है। ओके, इसका मतलब कि लीसा का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर वेदर है, दोनों सिमिलर नहीं है, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था। ठीक है, तो ये वाटर है और ये वेदर है, ध्यान दीजिएगा। तो इससे हमने समझ लिया कि लीसा का मतलब है क्लियर, लीसा का मतलब है क्लियर। अब हमें पूछा गया है वेदर के लिए क्या होगा? तो पेरू मतलब फाइन, लीसा मतलब क्लियर, मतलब वेदर का क्या आ जाएगा? डोना, और डोना है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का एग्जाम्पल लिया है। हमें मिल रहा है यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हम रिप्लेस करते जाते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर करके वैल्यूज़ गिवन हैं। जैसे सूर्य को चंद्रमा बता दिया, चंद्रमा को पृथ्वी,
तो अगर सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी है, मतलब सूर्य पृथ्वी भी होगा। फिर पृथ्वी आकाश है, मतलब सूर्य आकाश भी होगा। आकाश तारा है, मतलब सूर्य तारा है। आकाश, तो इस तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया गया है। और हमें लास्ट में पूछा गया है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ से देखेंगे तो आकाश को लेकिन तारा कह दिया गया, तो हम सोचेंगे तारा। लेकिन तारा को सूर्य कह दिया गया, हम सोचेंगे सूर्य। पर सूर्य को चंद्रमा कह दिया गया, फिर चंद्रमा को पृथ्वी। तो इस तरह से ये एक चक्र चलता है। तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमें पूछा गया है यहाँ पर, उसका आप आंसर याद करिए, मेन आंसर। तो हमें पूछा गया है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, और पक्षी उड़ते हैं आकाश में। इसका मतलब कि आकाश हमारा आंसर होगा, पर आकाश तो ऑप्शन में नहीं है। तो आप यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो आप देखिए कि आकाश को किससे सब्स्टिट्यूट किया गया। तो आकाश को सब्स्टिट्यूट किया गया है तारे से, मतलब आकाश को क्या कहा जा रहा है, तारा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तारा। तो जब भी इस तरह का आप क्वेश्चन करेंगे तो आप मेन आंसर याद रखिए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका, और उसका ही सब्स्टिट्यूशन देखिए। बाकी से आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ये जितनी चीज़ें दी हुई हैं व्यर्थ हैं, बस आप ये इसका आंसर देखिए और उसी का रिप्लेसमेंट आप करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पर मिला है, यदि हवा को पत्थर, पत्थर को जल, जल को पुल, पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म और गर्म को ठंडा कहा जाए तो हम हाथ किससे धोते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, आप ये सब मत देखिए, जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा गया है आप उसे देखिए। हम हाथ किससे धोते हैं, तो हम हाथ धोते हैं जल से, पानी से। तो अब देखिए क्या इसमें पानी ऑप्शन है, तो यस, यहाँ पर जल है। और जल को किससे रिप्लेस किया गया है, पुल से। इसका मतलब कि हमारे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, पुल। हम हाथ किससे धोते हैं, पुल से, आफ्टर रिप्लेसमेंट। अदरवाइज जल सही होगा, पर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, इसलिए यहाँ पर आएगा पुल। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए, यदि घड़ी को रेडियो, रेडियो को पंखा, पंखा को साइकिल, साइकिल को टेबल, टेबल को कुर्सी कहा जाता है तो समाचार हम किस में सुनते हैं। तो हम समाचार सुनते हैं या तो टीवी में या रेडियो में, और हमें टीवी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर रेडियो का ऑप्शन है, तो रेडियो सही होना चाहिए। पर यह सब्स्टिट्यूशन है और रेडियो को सब्स्टिट्यूट किया गया है पंखा से। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा पंखा। हम समाचार किससे सुनते हैं, पंखे से। तो जब भी इस तरह का सब्स्टिट्यूशन वाला आपको कोडिंग डिकोडिंग दिया जाएगा तो आप मेन क्वेश्चन देखिएगा जो पूछा गया है, और उसके बेसिस पर ये देखिएगा कि उसको किस चीज़ से सब्स्टिट्यूट किया गया है, और उसके बेसिस पर आप आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से डिकोडिंग और कोडिंग के क्वेश्चंस हमने किए, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।